records the transaction at the net invoice amount. ट्रेड डिस्काउंट का ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं नेट इनवॉइस के अमाउंट में ही। आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट दे देने के बाद नो सेपरेट लेजर फॉर ट्रेड डिस्काउंट इज क्रिएटेड। तो कोई भी ट्रेड डिस्काउंट के लिए अलग से सेपरेट लेजर क्रिएट नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल, लिस्ट प्राइस 1 लाख, किसी सामान का प्राइस 1 लाख रुपया है, उस पर हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया 10%। 1 लाख का 10% अगर हम निकालेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 10,000 रुपया। तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद हम क्या करेंगे, 1 लाख जो टोटल वैल्यू था उसमें से 10,000 रुपया माइनस कर दिया जाएगा, तब मेरे पास वैल्यू बचेगा 90,000 रुपया, यानी 90,000। यही मेरा एक्चुअल सेलिंग वैल्यू हुआ जो हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में। क्यों? क्योंकि हमने 10,000 रुपया कस्टमर को ट्रेड डिस्काउंट दे दिया है। इसका कोई एंट्री पास नहीं होता। जब इनवॉइस रेज करते हैं तो टोटल वैल्यू से ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू को माइनस कर देते हैं और जो पोर्शन बचता है उसे नेट इनवॉइस वैल्यू बना करके चार्ज कर दिया जाता है कस्टमर को। सिर्फ इसे नरेशन में रिकॉर्ड करके रख लिया जाता है। अलग से कोई भी अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती, कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं किया जाता इसके लिए। आइए अब हम देखते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट का जो एंट्री है उसका इम्पैक्ट सेलर पर क्या पड़ता है और बायर पर क्या पड़ता है, यानी इन दोनों के अकाउंट्स में इसका एंट्री कैसे दिखाएंगे। तो इसका तो ट्रेड डिस्काउंट का कोई एंट्री होता नहीं। जो नॉर्मल सेल्स और परचेस का एंट्री होगा उसी में केवल नेट इनवॉइस वैल्यू के अमाउंट को ही लिख दिया जाएगा। जैसे सेलर का जब हम एंट्री पास करेंगे तो लिखेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करेंगे। टोटल इनवॉइस वैल्यू था मेरा कितना, 90,000, तो डेबिट साइड में लिख दिए 90,000 रुपया। टू सेल किए, मेरा सेलिंग वैल्यू कितना हुआ 90,000। 1 लाख नहीं है, क्यों? क्योंकि 1 लाख में हमने 10% डिस्काउंट दे दिया है। तो आफ्टर डिस्काउंट जो अमाउंट बचा वही नेट अमाउंट आएगा, नेट इनवॉइस वैल्यू आएगा जो कि कस्टमर हमें पे करेगा। अब इन द बुक्स ऑफ बायर में इसका एंट्री क्या होगा, तो परचेस अकाउंट डेबिट 90,000 टू अकाउंट्स